कहानी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से होती है, जहां पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। चारों तरफ लोगों की भीड़, ट्रेनों का शोर और रोजमर्रा की भाग दौड़ चल रही होती है। लेकिन इस भीड़ के बीच खड़ा सेबेस्टियन महसूस कर लेता है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देगा। तभी अचानक ट्रेन की सुरंग के अंदर से एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी आवाज गूंजने लगती है। यह कोई साधारण आवाज नहीं होती, बल्कि इतनी अजीब होती है कि वहाँ मौजूद हर इंसान बेचैन हो उठता है। जैसे जैसे यह आवाज तेज होती जाती है, सुरंग के सबसे पास खड़े लोगों की आंखों का रंग बदलने लगता है और फिर अगले ही पल बिना किसी वजह के वह लोग खुद ही ट्रेन की पटरियों पर कूद जाते हैं। सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आ रही होती है, लेकिन कोई भी रुकने की कोशिश नहीं करता। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य ताकत ने उनके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया हो। इस भयानक अफरा तफरी के बीच सेबेस्टियन भी लगभग पटरियों पर गिरने वाला होता है, लेकिन आखिरी समय पर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। इसी दौरान उसकी पत्नी का फोन आता है। वह घबराई हुई हालत में उसे तुरंत घर आने के लिए कहती है और रास्ते में उनकी बेटी एना को स्कूल से साथ लाने के लिए भी बोलती है। फोन कटते ही सेबेस्टियन जब अपने आसपास नजर डालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ऑफिस के कर्मचारी भी एक एक करके अपनी जान लेने लगते हैं, इसलिए वह बिना एक पल गंवाए वहां से भाग निकलता है। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही उसके सामने एक और खौफनाक मंजर आ जाता है। एक इंसान ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरता है और सीधे उसकी कार के ऊपर आकर टकराता है। अब पूरा शहर मौत के मैदान में बदल चुका होता है। लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है मानो पूरी दुनिया एक ही दिन में खत्म होने वाली हो। इन सब के बावजूद सेबेस्टियन किसी तरह अपनी बेटी एना के स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्कूल के कर्मचारी मारे जा चुके होते हैं, पूरी बिल्डिंग आग में जल रही होती है और मासूम बच्चे डर के मारे एक जगह बैठे कांप रहे होते हैं। सेबेस्टियन बिना देर किए एना को ढूंढता है और वहां से सुरक्षित बाहर निकल जाता है। रास्ते में एक पादरी उन्हें रोककर बताता है कि शहर में जो कुछ भी हो रहा है वह कोई आपदा नहीं बल्कि ईश्वर का चमत्कार है। लेकिन इस समय सेबेस्टियन के लिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए वह बिना रुके आगे बढ़ जाता है। कुछ ही दूर जाने पर उसे अपनी पत्नी दिखाई देती है। उसे सही सलामत देखकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल तेज रफ्तार से आती एक कार उसकी पत्नी को जोरदार टक्कर मार देती है। वह उसी पल हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देती है। इसके बाद पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई होती। शहर वीरान हो चुका होता है और हर नया दिन सिर्फ जिंदा रहने की जंग बन चुका होता है। सेबेस्टियन और एना भी इसी उजड़ी हुई दुनिया में किसी तरह अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक दिन दोनों एक सुनसान स्केट स्टेडियम में खाना ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और उनका सारा राशन छीन लेते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि वो सभी लोग अंधे होते हैं। सेबेस्टियन उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे रोक देती है, क्योंकि वह लोग लुटेरे नहीं बल्कि भूख से मजबूर ऐसे लोग थे जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ देर बाद रेडियो पर एक बेहद जरूरी चेतावनी सुनाई देती है। उसमें बताया जाता है कि धरती पर कुछ रहस्यमयी एलियन जैसी शक्तियां आ चुकी हैं। किसी को नहीं पता कि वे कहां से आई हैं, लेकिन पूरी दुनिया अब एक नियम अच्छी तरह जान चुकी होती है। अगर कोई इंसान उन्हें सीधे देख लेता है तो वह उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती है और उसे अपनी ही जान लेने पर मजबूर कर देती है। यही वजह होती है कि अब लोग बाहर निकलते समय अपनी आंखों पर कपड़ा बांध कर चलते हैं, ताकि गलती से भी उन रहस्यमयी प्राणियों को न देख सकें। सेबेस्टियन और एना भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांधकर बाहर निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें कुछ और बचे हुए लोग मिलते हैं जिन्होंने भी अपने आंखें ढके हुए होती हैं। सेबेस्टियन उनसे खाने की मदद मांगता है और बताता है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। लेकिन इस नई दुनिया में भरोसा करना सबसे मुश्किल काम बन चुका होता है, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि वह एक इंजीनियर है और उसे अपनी कंपनी के जनरेटर की सही लोकेशन पता है। अगर वह मशीन मिल जाए तो सभी लोगों को बिजली और गर्मी मिल सकती है। लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला लिया जाए, वह रहस्यमयी एलियन उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अब किसी के पास सोचने का समय नहीं होता। सभी लोग तुरंत सेबेस्टियन को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद वे सभी अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां पहले से कई और बचे हुए लोग रह रहे होते हैं। वहां मौजूद मार्सेल सेबेस्टियन की चोटें देखकर उसे लिलियाना नाम की डॉक्टर के पास भेज देता है। लिलियाना उसका इलाज करती है और पूछती है कि यह चोटें कैसे लगी, लेकिन सेबेस्टियन सच्चाई छिपाते हुए सिर्फ इतना बताता है कि रास्ते में कुछ लोगों से उसकी लड़ाई हो गई थी। रात होने पर सभी लोग आग के चारों ओर बैठते हैं और अपनी अपनी आप बीती सुनाने लगते हैं। तभी वहां मौजूद एक अंधा आदमी ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। वह बताता है कि एक बार
वह भी उन रहस्यमयी प्राणियों के सामने आ गया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने खुद अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी और इसी वजह से वह बच पाया। इसके साथ ही वह एक और चौंकाने वाली बात बताता है। उसका कहना होता है कि जो भी इंसान उन रहस्यमयी प्राणियों के प्रभाव में आता है उसके माथे पर आंख जैसा एक रहस्यमयी निशान बन जाता है। यही निशान इस बात का सबूत होता है कि वह कभी उन शक्तियों के संपर्क में आ चुका है। रात होने के बाद सभी लोग बस के अंदर सो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक सेबेस्टियन चुपचाप उठता है और बिना किसी को बताए बस का इंजन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट होता है उसकी आवाज सुनकर लिलियाना की नींद खुल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती सेबेस्टियन बस को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा देता है। बस के अंदर सो रहे बाकी लोग भी हड़बड़ाकर जाग जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन किसी की एक नहीं सुनता। वह स्टीयरिंग को और मजबूती से पकड़ लेता है और बस को सीधे अपने ही ठिकाने की दीवारों में घुसा देता है। आखिरकार बस पलट जाती है और उसके अंदर मौजूद सभी लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होता है। बस के पलटते ही वे रहस्यमयी एलियन वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मार्शल किसी तरह बस से बाहर निकलता है। वह बुरी तरह घायल होता है। तभी गलती से उसकी नजर उन रहस्यमयी प्राणियों पर पड़ जाती है। अगले ही पल वह अपने आसपास पड़े नुकीले लोहे के टुकड़े से खुद की जान ले लेता है। इसके बाद लिलियाना बस से बाहर निकलती है। उसकी आंखें अब भी मजबूती से बंद होती हैं, लेकिन तभी सेबेस्टियन उसके पास आता है और बिना किसी झिझक के अपनी उंगलियों से उसकी आंखें जबरदस्ती खोल देता है। जैसे ही लिलियाना उन रहस्यमयी प्राणियों को देखती है, अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। उसी दौरान वहां मौजूद एक और आदमी भी गलती से उन प्राणियों को देख लेता है। घबराहट में उसके हाथ से जलती हुई सिगरेट बस से बह रहे पेट्रोल पर गिर जाती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और पूरी बस आग की लपटों में घिर जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है, सेबेस्टियन आग की लपटों को बड़े सुकून से देख रहा होता है। उसे ऐसा दिखाई देता है कि मर चुके लोगों के शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही है और उनकी आत्माएं आसमान की ओर जा रही हैं। तभी पहली बार कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। उसके साथ खड़ी एना असल में जिंदा नहीं होती। वह तो सिर्फ सेबेस्टियन के दिमाग की बनाई हुई एक कल्पना होती है। पूरे समय वह सिर्फ उसके भ्रम का हिस्सा थी। एना सेबेस्टियन से कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया है। वह कोई हत्यारा नहीं बल्कि लोगों को मुक्ति देने वाला एक रक्षक है। जिन लोगों की उसने जान ली वे अब पहले से कहीं बेहतर जगह पहुंच चुके हैं और सेबेस्टियन इस झूठ पर पूरी तरह विश्वास कर चुका होता है। इसके बाद वह वहां से आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक दीवार पर कई लोग बंधे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें सूली की तरह लटका दिया गया होता है। उनमें से ज्यादातर लोग मर चुके होते हैं, लेकिन एक आदमी अब भी किसी तरह सांस ले रहा होता है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह सेबेस्टियन को बताता है कि यह सब करने वाले किसी दूसरी दुनिया के राक्षस हैं और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये धरती पर बचे हर इंसान को मार डालेंगे। लेकिन यह सुनकर भी सेबेस्टियन पर कोई असर नहीं होता। वह बड़े आराम से उस आदमी से कहता है कि वे राक्षस नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। इसके बाद वह उसकी आंखें बंद कर देता है और अपने भ्रम में उसकी आत्मा को भी आसमान की तरफ जाते हुए देखता है। अब सेबेस्टियन का मकसद सिर्फ एक ही रह गया होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन एलियन तक पहुंचाना। कुछ देर बाद उसे एक मेडिकल स्टोर के अंदर जाती हुई एक महिला दिखाई देती है। उसकी आंखों पर भी कपड़ा बंधा होता है। तभी उसे सेबेस्टियन के कदमों की आहट सुनाई देती है और वह पूछती है कि वहाँ कौन है। इस महिला का नाम क्लेयर होता है। सेबेस्टियन हमेशा की तरह अपनी झूठी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया और उसे एक ऐसे जनरेटर की लोकेशन पता है जो अब भी काम कर रहा है। तभी वहाँ क्लेयर के दो साथी भी पहुंच जाते हैं जिनका नाम राफा और ऑक्टावियो होता है। उनके साथ दो कुत्ते भी होते हैं। दोनों सेबेस्टियन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि किसी अजनबी को अपने साथ ले जाना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन क्लेयर को लगता है कि अगर जनरेटर वाली बात सच हुई तो यह उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इसी बीच वे रहस्यमयी प्राणी फिर से उनके करीब आने लगते हैं। अब बहस करने का समय नहीं बचता, इसलिए सभी लोग सेबेस्टियन को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलते हैं और उसे अपने असली ठिकाने पर ले जाते हैं। ये ठिकाना एक सुरक्षित न्यूक्लियर बंकर होता है जहां पहले से कई और लोग रह रहे होते हैं। वहीं सेबेस्टियन की मुलाकात बाकी बचे लोगों से होती है। उनमें सोफिया नाम की एक छोटी जर्मन लड़की होती है जो अपनी भाषा के अलावा कुछ नहीं बोल पाती, इसीलिए अब तक वहाँ मौजूद कोई भी इंसान उससे बात नहीं कर पाया होता। इसके अलावा वहाँ इसाबेल और रोबर्टो नाम के बुजुर्ग भी रह रहे होते हैं। क्लेयर बाहर से लाई हुई चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा सोफिया को देती है और इतने दिनों बाद पहली बार उस मासूम बच्ची के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। उधर राफा और ऑक्टावियो सेबेस्टियन को अलग ले जाकर जनरेटर के बारे में विस्तार से पूछने लगते हैं। तभी सेबेस्टियन के दिमाग में मौजूद एना फिर उससे बात करने लगती है। वह उसे सच छिपाने और किसी भी तरह इन सभी लोगों को बंकर से बाहर निकालने के लिए उकसाती है। एना की बातों में आकर सेबेस्टियन आखिरकार सच बता देता है कि जनरेटर वाली पूरी कहानी झूठ थी। ये सुनते ही राफा और ऑक्टावियो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे उसी समय उसे
बंकर से बाहर निकालने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक सोफिया जर्मन भाषा में कुछ बोलती है। वहाँ मौजूद कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता सिवाय सेबेस्टियन के। वह सबके सामने उसकी बात का अनुवाद करते हुए कहता है कि सोफिया चाहती है कि उसे यहाँ से न निकाला जाए। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि आज तक कोई भी सोफिया की भाषा नहीं समझ पाया था। अब सभी को लगने लगता है कि शायद सेबेस्टियन उनके लिए काम का साबित हो सकता है, इसलिए वे उसे वहीं रहने की इजाजत दे देते हैं। बदले में उससे कहते हैं कि वह सोफिया की पूरी कहानी समझकर उन्हें बताए। इसके बाद सोफिया अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करती है और सेबेस्टियन उसकी हर बात का अनुवाद करता जाता है। वह बताती है कि जब वह अपनी माँ के साथ एक ऊंचे रास्ते से गुजर रही थी तभी अचानक चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कई लोग खुद ही नीचे बह रही नदी में कूदने लगे। किसी तरह वह और उसकी माँ एक वैन के अंदर छिप गए। वहीं उन्हें रेडियो से पता चला कि पहाड़ों के ऊपर बने एक किले में सुरक्षित जगह मौजूद है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उत्सुक हो जाते हैं और सोफिया से उस जगह के बारे में पूछते हैं। सोफिया को उसका नाम तो याद नहीं होता, लेकिन वह चौक उठाकर दीवार पर एक पहाड़ के ऊपर बने किले की तस्वीर बना देती है। यह देखकर क्लेयर तुरंत पहचान जाती है कि वह जगह कौन सी है। सोफिया आगे बताती है कि इसके बाद उसने और उसकी माँ ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांधी और उस किले की तलाश में निकल पड़े, लेकिन रास्ते में वह गिर गई और अपनी माँ से हमेशा के लिए बिछड़ गई। ये कहते कहते सोफिया रोने लगती है। क्लेयर उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर संभालती है। अब पूरे बंकर में इस बात पर चर्चा शुरू होती है कि क्या उन्हें उस किले तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। सेबेस्टियन सबको समझाता है कि वहाँ और भी बचे हुए लोग हो सकते हैं और शायद सोफिया की माँ भी वहीं मिल जाए। साथ ही वह कहता है कि बंकर में ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाना भी संभव नहीं है। लेकिन रॉबर्टो इस फैसले का विरोध करता है। उसके मुताबिक वहाँ तक जाना सीधा मौत को बुलाने जैसा होगा। आखिरकार सभी लोग वोटिंग करते हैं और ज्यादातर लोग किले की तरफ जाने का फैसला लेते हैं। मजबूरी में रॉबर्टो को भी उनकी बात माननी पड़ती है। उस रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तभी सेबेस्टियन के दिमाग में मौजूद एना एक बार फिर उसे बहकाने लगती है। उसके कहने पर सेबेस्टियन चुपके से दोनों कुत्तों की रस्सियों को थोड़ा थोड़ा काट देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे आसानी से टूट जाएं। अगली सुबह जैसे ही वे रहस्यमयी प्राणी उनके करीब आने लगते हैं, कुत्तों की रस्सियां टूट जाती हैं और दोनों कुत्ते भाग निकलते हैं। अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय उन प्राणियों का असर शुरू हो जाता है और हर इंसान अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यादों को फिर से देखने लगता है। क्लेयर को अपने भाई की मौत दिखाई देने लगती है। वहीं सोफिया को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे आंखों से पट्टी हटाने के लिए कह रही होती है। मासूम सोफिया धीरे धीरे अपनी पट्टी खोलने लगती है, लेकिन ठीक उसी वक्त ऑक्टावियो दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है। उधर राफा अपने दोनों कुत्तों को पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे वे कहीं नहीं मिलते तो उसका डर उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। घबराहट में वह अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और अगले ही पल उसकी नजर सीधे उन एलियन पर पड़ जाती है। बस फिर क्या था, वह अपना आपा खो बैठता है और पूरी ताकत से अपना सिर एक कार के शीशे पर मार देता है। कुछ ही सेकंड में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर अब भी अपने अतीत की सबसे दर्दनाक यादों में फंसी होती है। उसे अपने भाई की मौत बार बार दिखाई दे रही होती है और वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। ऑक्टावियो किसी तरह उसे संभालता है और बाकी लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है। इसी बीच रॉबर्टो राफा को ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी भागा हुआ एक कुत्ता जो अब उन एलियन के प्रभाव में आ चुका होता है उसके हाथ पर जोर से काट लेता है। उसके हाथ से तेजी से खून बहने लगता है। कुछ देर बाद जब ऑक्टावियो को पता चलता है कि राफा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उधर बंकर के अंदर इसाबेल रॉबर्टो के जख्म का इलाज कर रही होती है, लेकिन इलाज के दौरान रॉबर्टो अचानक कहने लगता है कि उसने सुना है इसाबेल ने उसे धोखा दिया था। इसाबेल तुरंत समझ जाती है कि यह उसकी अपनी सोच नहीं है। वह उसे समझाती है कि यह सब झूठ है। वे एलियन उसके दिमाग में नकली यादें डाल रहे हैं ताकि वह मानसिक रूप से टूट जाए। कुछ समय बाद ऑक्टावियो अपनी एक थ्योरी सबके सामने रखता है। उसके मुताबिक ये एलियन शायद किसी क्वांटम दुनिया से आए हैं। वे हर इंसान के सबसे बड़े डर का रूप धारण कर लेते हैं और उसी डर का इस्तेमाल करके उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। यह सुनने के बाद क्लेयर भी पहली बार अपना अतीत का दर्द सबके सामने रखती है। वह बताती है कि उसका भाई लंबे समय से गहरे डिप्रेशन का शिकार था। वह खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन इतना सब जानने के बावजूद भी अपने भाई को नहीं बचा सकी। इसके बाद क्लेयर सेबेस्टियन से पूछती है कि जब उन एलियन ने हमला किया था तब उसे क्या दिखाई दिया था, लेकिन सेबेस्टियन इस सवाल का जवाब देने के बजाय अचानक पूछता है कि सोफिया कहाँ है। क्लेयर उसके साथ चलने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे आराम करने के लिए कहता है और खुद सोफिया को ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर बाद वह सोफिया को अकेले बैठा रोते हुए देखता है। वह उसके पास बैठता है और
उसे एक छोटा सा लॉकेट देता है। यही वही लॉकेट होता है जो उसने कभी अपनी बेटी एना को उसके जन्मदिन पर दिया था। तभी सेबेस्टियन के दिमाग में मौजूद एना की आवाज उससे पूछती है कि उसने उसका लॉकेट सोफिया को क्यों दे दिया। उसी समय क्लेयर भी वहाँ पहुँच जाती है। उसकी नजर उस लॉकेट पर पड़ती है और उस पर लिखा नाम पढ़कर वह चौंक जाती है। अब क्लेयर के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह सेबेस्टियन से पूछती है कि एना उसकी पत्नी थी या बेटी, और क्या वही आवाज थी जो हमले के दौरान उसे सुनाई दे रही थी। इसके बाद क्लेयर धीरे धीरे उसे सच समझाने की कोशिश करती है। वह बताती है कि वह एक डॉक्टर है और उसकी मदद करना चाहती है। उसके मुताबिक जो कुछ सेबेस्टियन महसूस कर रहा है वह सब उन एलियन का खेल है। वे उसके सबसे प्यारे इंसान की शक्ल और आवाज का इस्तेमाल करके उसे अपने इशारों पर चला रहे हैं। क्लेयर अपने भाई का उदाहरण देते हुए बताती है कि उसने भी हमले के दौरान अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनी थी, लेकिन बाद में उसे समझ आ गया कि वह सब सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन दूसरी तरफ सेबेस्टियन के दिमाग में मौजूद एना लगातार उसे क्लेयर की एक भी बात पर भरोसा न करने के लिए उकसा रही होती है। पहली बार सेबेस्टियन दो रास्तों के बीच फंस जाता है, एक तरफ क्लेयर की सच्चाई और दूसरी तरफ एना की आवाज। तभी अचानक रॉबर्टो की दर्द भरी चीख पूरे माहौल को हिला देती है। उसके जख्म में तेजी से संक्रमण फैल चुका होता है। क्लेयर तुरंत समझ जाती है कि अगर जल्द से जल्द एंटीबायोटिक नहीं मिली तो उसकी जान नहीं बचेगी। इसके बाद क्लेयर, सेबेस्टियन और ऑक्टावियो अपनी आंखों पर पट्टियां बांधकर पास की एक इमारत में दवाइयां ढूंढने निकलते हैं। क्लेयर बाथरूम में दवाइयों की तलाश करती है, जबकि सेबेस्टियन और ऑक्टावियो दूसरी तरफ कमरों की जांच करने लगते हैं। ऑक्टावियो को वहां खाना तो मिल जाता है लेकिन दवाइयां नहीं। वह दूर से सेबेस्टियन से पूछता है कि क्या कमरा पूरी तरह सुरक्षित है। उसी वक्त एना की आवाज फिर से सेबेस्टियन के दिमाग को भटकाने लगती है और उसके बहकावे में आकर वह झूठ बोल देता है कि कमरे की सभी खिड़कियां बंद हैं। लेकिन जैसे ही ऑक्टावियो उस कमरे में पहुंचता है उसे तुरंत पता चल जाता है कि एक खिड़की पूरी तरह खुली हुई है। सच जानने के लिए वह सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और अगले ही सेकंड उसकी नजर एलियन पर पड़ जाती है। इसके बाद वह अपना चाकू निकालता है और खुद पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो जाती है। सेबेस्टियन ये सब अपनी आंखों के सामने देखता रहता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। बाकी लोगों की तरह उसे ऑक्टावियो की आत्मा आसमान की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं देती। पहली बार उसके मन में गहरा पछतावा जन्म लेने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद अब तक जो कुछ भी वह करता आया है वह सब गलत था। तभी क्लेयर वहां पहुंचती है और उसे वहां से लेकर वापस बाकी लोगों के पास आती है। इसाबेल जब ऑक्टावियो के बारे में पूछती है तो क्लेयर चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। वह चुपचाप एंटीबायोटिक इसाबेल को दे देती है ताकि रॉबर्टो का इलाज शुरू किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ सेबेस्टियन अकेला बैठा अपने ही विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एना फिर दिखाई देती है। वह उससे पूछती है कि जब मौका था तब उसने क्लेयर की आंखों से पट्टी क्यों नहीं हटाई। इस बार सेबेस्टियन पहली बार टूट जाता है। वह स्वीकार करता है कि ऑक्टावियो की मौत के बाद जब उसे उसकी आत्मा दिखाई नहीं दी तभी उसका विश्वास डगमगा गया। वह धीरे से कहता है कि शायद वह कोई मसीहा नहीं बल्कि एक भेड़िया है जो अब तक मासूम लोगों को मौत की तरफ धकेलता रहा। इसके बाद बचे हुए सभी लोग फिर से सफर पर निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो उन एलियन को देख सकते हैं लेकिन मरते नहीं, बल्कि पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ चुके होते हैं। इन्हें सीयर्स कहा जाता है। इन लोगों का नेता वही पादरी होता है जिससे सेबेस्टियन 9 महीने पहले चर्च के बाहर मिला था। इसी अफरा तफरी में रॉबर्टो और इसाबेल बाकी लोगों से बिछड़ जाते हैं। कुछ ही पलों में वे एलियन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वे आखिरी बार एक दूसरे का हाथ थामते हैं, अपनी आंखों से पट्टियां हटाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। उधर क्लेयर की नजर अचानक सेबेस्टियन के पास मौजूद एक खास चश्मे पर पड़ती है। यह ऐसा चश्मा होता है जिसकी मदद से कोई भी उन एलियन को बिना मरे देख सकता है। यहीं क्लेयर के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सेबेस्टियन कोई आम सर्वाइवर नहीं है बल्कि वह खुद एक सीयर है, यानी शुरू से ही वह उन एलियन के साथ मिलकर काम कर रहा था। ये सच सामने आते ही क्लेयर तुरंत सोफिया का हाथ पकड़ती है और उसे सेबेस्टियन से दूर ले जाती है। दूसरी तरफ एना की आवाज एक बार फिर सेबेस्टियन के कानों में गूंजती है। वह कहती है कि अब सिर्फ 2 लोगों की मौत बाकी है, उसके बाद उनका परिवार फिर से हमेशा के लिए एक हो जाएगा। क्लेयर सोफिया को लेकर बंकर की छत पर पहुंच जाती है। वह सोफिया से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखों की पट्टी कभी मत हटाना। कुछ ही देर बाद सेबेस्टियन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन क्लेयर अपनी आंखों पर पट्टी होने की वजह से संतुलन खो बैठती है और सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब छत पर सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं, सेबेस्टियन और सोफिया। एना की आवाज लगातार सेबेस्टियन को उकसाती रहती है कि वह सोफिया की आंखों से पट्टी हटा
लौटा दे। सेबेस्टियन धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है। पहली बार उसका दिल एना की आवाज से ज्यादा जोर से बोलता है। वह सोफिया की तरफ देखता है और उससे कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे अपने सीने से लगा लेता है। और तभी उसके दिमाग में 7 महीने पुरानी एक याद बिजली की तरह दौड़ती है। उसे याद आता है कि एना के जन्मदिन वाले दिन वही पादरी उनके घर के अंदर घुस आया था, जहां वही पादरी सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना को अपने साथ एक ऊंची जगह पर ले जाता है। वहां पहुंचकर वह एना के माथे पर स्याही से आंख जैसा एक रहस्यमयी निशान बना देता है। इसके बाद वह जबरदस्ती उसकी आंखें खुलवा देता है। अगले ही पल एना उन एलियन के प्रभाव में आ जाती है और बिना एक पल सोचे ऊंचाई से नीचे छलांग लगा देती है। अपनी बेटी को इस तरह मरते देखकर सेबेस्टियन पूरी तरह टूट जाता है। दर्द और गुस्से में उसकी नजर भी उन एलियन से मिल जाती है। उसी पल वे उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। तभी उसके सामने एना की आत्मा दिखाई देती है। वह उसका हाथ पकड़कर कहती है कि एक दिन वे दोनों फिर से हमेशा के लिए साथ होंगे। कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। क्लेयर को होश आ चुका होता है। सेबेस्टियन उसके पास आता है और पहली बार अपने किए हुए हर गुनाह के लिए माफी मांगता है, लेकिन क्लेयर अब उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। तब सेबेस्टियन उसे पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि वह खुद भी उन एलियन के धोखे में जी रहा था। उसे लगता था कि उसे किसी खास मकसद के लिए चुना गया है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि वह सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली बन गया था। वह क्लेयर से कहता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही फायदा बचा है। वह उन एलियन को सीधे देख सकता है और फिर भी जिंदा रह सकता है। इसलिए वह अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करके क्लेयर और सोफिया को सुरक्षित किले तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन तभी उनके पीछे सीयर्स पड़ जाते हैं। सेबेस्टियन दोनों को लेकर तेजी से शहर की गलियों में दौड़ने लगता है। तभी एक सीयर उन तक पहुंच जाती है और सेबेस्टियन की आंखें फोड़ने की कोशिश करती है ताकि वह भी हमेशा के लिए अंधा हो जाए। लेकिन इस बार सेबेस्टियन पूरी ताकत से उसका मुकाबला करता है और उसे धक्का दे देता है। वह नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देती है। इसके बाद सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया को कार में बैठाकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। पूरे रास्ते एना की परछाई बार बार उसके सामने आती रहती है और उसे वापस लौटने के लिए उकसाती रहती है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। आखिरकार वे पहाड़ के नीचे बने केबल लिफ्ट टावर तक पहुंच जाते हैं। यही वह रास्ता होता है जो सीधे पहाड़ की चोटी पर बने किले तक जाता है। सेबेस्टियन अपनी कार को रास्ते के बीचों बीच खड़ा कर देता है ताकि उनका पीछा करने वाले लोग आगे न बढ़ सकें। फिर वह कार के फ्यूल टैंक में आग लगा देता है। इसके बाद वह क्लेयर और सोफिया से कहता है कि वे दोनों तुरंत केबल लिफ्ट से ऊपर चली जाएं, लेकिन वह खुद यहीं रुकेगा। क्लेयर उसे भी साथ चलने के लिए कहती है, मगर सेबेस्टियन मुस्कुराकर मना कर देता है। आखिरकार क्लेयर भारी मन से सोफिया को लेकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। रास्ते में अचानक सोफिया का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में क्लेयर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब उन्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए मजबूरी में क्लेयर अपनी आंखों की पट्टी खुद ही उतार देती है। उसे पता होता है कि ऐसा करना उसकी जान भी ले सकता है, लेकिन सोफिया की जान बचाने के लिए वह यह खतरा उठाती है और किसी तरह उसे लेकर आगे बढ़ जाती है। उधर नीचे वही पादरी अपने बाकी सीयर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। तभी जलती हुई कार में जोरदार धमाका होता है और आग की ऊंची दीवार उनका रास्ता रोक देती है। आग की लपटों के उस पार खड़ा पादरी सेबेस्टियन को फिर बहकाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे उन एलियन ने चुना है। कुछ पल तक सेबेस्टियन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। फिर वह जमीन से लोहे की एक रॉड उठाता है और पूरे विश्वास के साथ कहता है कि वह उन राक्षसों का गुलाम नहीं है। इतना कहकर वह अकेला ही उन सभी के सामने लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर और सोफिया आखिरकार केबल लिफ्ट तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि बिजली बंद है और लिफ्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तभी क्लेयर की नजर पास लगे एक विशाल घंटे पर पड़ती है। वह पूरी ताकत से उसे बजाना शुरू कर देती है। घंटे की आवाज सुनकर वे एलियन टावर की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, उनके शरीर से निकलने वाली रहस्यमयी ऊर्जा के कारण लिफ्ट अचानक चालू हो जाती है। बिना समय गंवाए क्लेयर और सोफिया लिफ्ट में बैठ जाती हैं और धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगती है। उधर नीचे सेबेस्टियन अकेले ही पादरी और बाकी सीयर्स का सामना कर रहा होता है। पादरी उसे बेरहमी से पीटता है। पादरी हंसते हुए कहता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन सेबेस्टियन ऊपर जाती हुई लिफ्ट की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। तभी उसके सामने आखिरी बार एना दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह उसे किसी को मारने के लिए नहीं कहती और इसी शांति के साथ सेबेस्टियन अपनी आखिरी सांस ले लेता है। उधर क्लेयर और सोफिया आखिरकार पहाड़ की चोटी पर बने किले तक पहुंच जाती हैं। वहां सेना के जवान उन्हें सुरक्षित अंदर ले जाते हैं। पूरे किले में शहर से बचाए गए सैकड़ों लोग रह रहे होते हैं और तभी भीड़ के बीच अचानक सोफिया की मां की नजर अपनी बेटी पर
पर पड़ती है। वह दौड़कर उसके पास आती है। दूसरी तरफ सोफिया भी अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ती है। कई महीनों बाद माँ बेटी आखिरकार एक दूसरे से मिल जाती हैं और एक दूसरे को कसकर गले लगा लेती हैं। ये सब देखकर क्लेयर को पहली बार महसूस होता है कि उनकी सारी तकलीफें शायद बेकार नहीं गईं। इसी के साथ ये शानदार और रहस्यमयी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।